दोस्तों, आज मैं साइंस का बहुत ही बेहतरीन नोट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इतना बेहतरीन नोट्स है दोस्तों कि लगभग क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं टीथ के बारे में। दांत दांत जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है कृतंक। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें पहला होता है कृतंक, जिसे हम इंसीजर बोलते हैं। दूसरा होता है रदनक, जिसे हम केनाइन बोलते हैं। और तीसरा होता है अग्र चवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा होता है चवर्णक, जिसे हम मोलर बोलते हैं। यानी कि कृतंक, रदनक, अग्र और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। कृतंक जो होते हैं यानी कि इंसीजर, वो सबसे आगे होते हैं, जो भोजन को काटने के काम में आते हैं। सबसे जो आगे वाला दांत होता है, जो सबसे आगे वाला दांत होता है, जो सबसे आगे का जो दांत होता है, वो होता है कृतंक, इंसीजर जिसको बोलते हैं। और वो भोजन को काटने के काम में आता है, भोजन काटने के काम में आता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद होता है रदनक। ठीक है। तो रदनक को बोलते हैं केनाइन, जो नुकीला दांत होता है। रदनक कैसा दांत होता है? नुकीला दांत होता है, जो कि भोजन को फाड़ने के काम में आता है, चीरने फाड़ने के काम में भोजन के आता है। नुकीला दांत होता है। तो 2 तरह का दांत हम लोग सीख गए। एक सीख गए कृतंक, ठीक है, एक सीख गए कृतंक, और एक सीख गए रदनक। ठीक है। कृतंक जो होता है वो सबसे आगे होता है, जो कि भोजन को काटने के काम में आता है। और रदनक क्या होता है? रदनक होता है नुकीले दांत, जो भोजन को फाड़ने के काम में आता है, जिसे हम केनाइन बोलते हैं। तीसरा होता है अग्रचवर्णक। तीसरा कौन सा होता है? अग्रचवर्णक, जिसे हम बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है वो चीक दांत बोलते हैं। अग्रचवर्णक जो होता है, अग्रचवर्णक, वो जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं, तो वो चीक दांत कहलाता है, जिसे हम गाल दांत भी कह सकते हैं। ठीक है। और चौथा क्या होता है? और चौथा होता है आपका चवर्णक, जिसे हम मोलर कहते हैं। ये भोजन को पीसने के काम में आता है। तो ये 4 तरह के दांत अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भोजन को काटने के काम में कौन सा दांत आता है जो सबसे आगे होता है? तो वो होता है कृतंक, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। अब उल्टा चलते हैं, पहले क्वेश्चन पूछेंगे, भोजन को चीरने फाड़ने के काम में कौन सा दांत होता है? तो ये होता है रदनक, जिसे हम केनाइन बोलते हैं, जो नुकीला दांत कहलाता है। ठीक है, 2 याद हो गया होगा। तीसरा है कि चीक दांत या गाल दांत किसे कहते हैं? ठीक है। तो ये होता है अग्रचवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। उसके बाद हो गया, भोजन को पीसने के काम में कौन सा दांत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चवर्णक। पीसने के काम में कौन आता है? चवर्णक, जिसे हम मोलर कहते हैं। मोलर जो भोजन को पीसता है, प्रीमोलर जो गाल दांत कहलाता है, केनाइन, केनाइन जो कि भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आता है, और इंसीजर जो कि भोजन को काटने के काम में आता है, जो सबसे आगे होता है। सबसे आगे कौन सा दांत होता है? इंसीजर होता है, जिसे हम कृतंक कहते हैं। ठीक है। और नुकीला दांत कौन होता है? रदनक होता है, केनाइन, जो भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आता है। और प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम अग्रचवर्णक कहते हैं। इसे कभी कभी गाल दांत भी कहते हैं, या चीक दांत भी इसे बोलते हैं। और सबसे लास्ट में होता है मोलर, जिसे हम चवर्णक बोलते हैं, जो कि भोजन को पीसने के काम में आता है।
तो ये 4 दांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो दांत चवर्णक होता है, तीसरा दांत होता है चवर्णक। चवर्णक दांत जो होता है वो 20 साल बाद आता है, जिसे हम बुद्धि दांत बोलते हैं, सबसे अंत में निकलता है ये। ठीक है। तीसरा चवर्णक, एक दांत होता है तीसरा चवर्णक, एक और दांत होता है जिसका नाम है तीसरा चवर्णक, और ये दांत जो होता है वो 20 साल के बाद आता है, और इसी तीसरा चवर्णक दांत को हम बोलते हैं बुद्धि दांत, जो कि सबसे अंत में निकलता है और ये 20 साल बाद आता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दंत वल्क। दंत वल्क को हम कभी कभी इनेमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। दांतों की ऊपरी परत, दांतों की ऊपरी परत तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है ये। ठीक है, दंत वल्क या इनेमल जो होता है वो दांतों की सबसे ऊपरी परत होता है, जिसे शरीर का सबसे कठोरतम भाग हम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन है? इसका आंसर हो जाएगा इनेमल या दंत वल्क। ठीक है, ये दांतों का सबसे ऊपरी परत होता है। अच्छा, एक और बात पूछ सकता है कि इनेमल या दंत वल्क में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम लवण कितना होता है? तो 98% कैल्शियम लवण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। जो कैल्शियम लवण होता है जो 98% होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। तो ये भी बात याद रखना है। ठीक है, इनेमल को फ्लोरीन क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनेमल को ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मजबूती प्रदान करता है? तो ये वाला बात याद रखिएगा। ठीक है, कि इनेमल को फ्लोरीन जो होता है वो मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट बात याद रख, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा चवर्णक तो हम करवा ही दिए आपको। तीसरा चवर्णक है बुद्धि दांत, जो 20 साल बाद आता है। तीसरा चवर्णक क्या होता है? बुद्धि दांत, जो 20 साल बाद आता है। ठीक है, दोस्तों हो सकता है कि मैं एक ही बात को बार बार बोलूँगा, 10 बार बोलूँगा, रिपीट करूँगा, तो इससे आप इरिटेट नहीं होइएगा, क्योंकि मेरा मकसद जो है सिर्फ रीडिंग देना नहीं है। मेरा मकसद जो है आपको याद करवाना है। मैं याद करवाने के मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही बात को मैं बार बार बोलूँगा, और जैसे मैंने याद किया है वैसे ही मैं आपको भी याद करवाऊँगा, कोरिलेट कर करके। जैसे इंसीजर हो गया, तो इंसीजर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं कि इन एकदम अंदर तक काट के कर दे। अंदर, इन माने अंदर, अंदर तक एकदम काट के कर दे, तो मतलब कि इंसीजर काटने के काम में आता है। ठीक है, केनाइन वर्ड जो है, केनाइन, वो कुत्ता उत्ता से रिलेटेड है, ऐसा लग रहा होगा आपको। कुत्ता उत्ता से रिलेटेड केनाइन वर्ड, ऐसा फीलिंग आ रहा होगा। तो कुत्ता उत्ता क्या करता है? मांस वांस को क्या करता है? फाड़ता वाड़ता है। नुकीला दांत होता है उसका, चीर फाड़ करता है। ठीक है, तो इंसीजर काटने के काम में आता है। केनाइन जो होता है वो नुकीला दांत होता है, फाड़ने के काम में आता है। केनाइन फाड़ता है। ठीक है, प्री मोलर जो होता है वो गाल दांत होता है, चीक दांत होता है। ठीक है, और मोलर जो होता है वो क्या आता है? वो भोजन को पीसने उसने के काम में आता है, जो कि सबसे अंदर में होता है। और एक होता है तीसरा चवर्णक दांत, जिसको हम बुद्धि दांत बोलते हैं, और वो 20 साल के बाद आता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो कि मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करूँगा। ठीक है, और लोगों की तरह नहीं कि मतलब मैं लगातार इसको रीडिंग कर दूं, बच्चा समझे नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं। हर पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर करवा कर और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हो सकता है कि एक ही चीज़ को बोलते बोलते 5 मिनट भी हमको लग जाए, तो आप इरिटेट मत होइएगा, आप सुनते रहिएगा ध्यान से। आपको फीलिंग आएगा कि आपको याद हो चुका है। ठीक है, कोरिलेट करके मैं याद करवाऊंगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं आहार नाल की। और हाँ दोस्तों, एक बात और, हो सकता है ये कोई एकदम सिस्टमेटिक वीडियो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन नहीं है, टॉपिक वाइज भी मैं करवाऊँगा आगे, लेकिन फिर फिलहाल जो है जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है आहार नाल के बारे में, कि आहार नाल जो होता है वो क्या होता है। तो एक लंबी नली होती है जो मुख से गुहा तक होती है। आहार नल क्या होता है? आहार नल होता है एक लंबी नली जो मुख से कहाँ तक होता है? गुहा तक होता है, ठीक है। और ये 30 फीट लंबी नली होती है। कितना फीट? 30 फीट। तो ये 30 फीट जो है अपने जेहन में डाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मम्स या गलसुआ। तो मम्स या गलसुआ जो है वो किससे होने वाला रोग है? तो ये विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। ये किस वायरस से होता है? तो पैरामिक्सो वायरस से होता है। किस चीज़ को इफेक्ट करता है? तो पैरोटिड ग्रंथि को इफेक्ट करता है। इसमें सूजन, जलन और दर्द होता है, ठीक है। तो मम्स या गलसुआ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मम्स या गलसुआ किससे होने वाले रोग हैं? तो ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। फिर पूछेगा कि विषाणु से होने वाले रोग हैं या वायरस से होने वाले रोग हैं, और उस वायरस का क्या नाम है? तो उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मम्स या गलसुआ जो पैरामिक्सो वायरस से होने वाला रोग है वो किसको इफेक्ट करता है? तो पैरोटिड ग्रंथि को इफेक्ट करता है, और उसमें क्या होता है? सूजन, जलन और दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस पीडीएफ को लिख भी लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, तो और ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। ये हमेशा के लिए आपको दिमाग में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार में 98% जल एवं 1% एंजाइम होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार में कितना % जल और कितना % एंजाइम की मात्रा होता है? तो लार में 98% जल एवं 1% एंजाइम का मात्रा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, लार में कितने टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लार में कितने टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। लार में एंजाइम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा 2 जानवर है जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? देखिए ये भी पूछ सकता है, ठीक है। लार ग्रंथि, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? ये एकदम एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। मेढक एवं व्हेल मछली। मेढक एवं व्हेल मछली ऐसा जीव है जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा जाएगा। 10 पेज का वीडियो है ये। अभी पहला पेज मैंने ख़त्म किया है, दूसरा पेज में मैं इंटर कर गया हूँ। हो सकता है कि 1 आध घंटे का वीडियो ये होगा, लेकिन ये 1 आध घंटा आपका बेकार नहीं जाएगा अगर आप पेशेंस रख के धैर्यपूर्वक। हो सकता है कि बहुत लोग जो सुन रहे हैं वो चले भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग 10 पेज तक टिक गए, एकदम गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा आपका। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, अक्सर लोग फंसते हैं, वही मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं कि बच्चा वाला क्वेश्चन मैं करवा दिया और वो सब लोग जानते हैं, नहीं।
कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए धैर्य बनाकर पेशेंस रखकर आप इसको कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो में आए हैं तो इसको 10 पेज तक सुन लीजिएगा, आपको फिर आप खुद फील करेंगे कि मतलब हमको नॉलेज हो गया। और सिर्फ आप सुनते रहिए हमको और वीडियो को देखते रहिए, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा मैं बार बार बोल कर। नहीं घुसा पाया तो आप जो कहिएगा सो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। बहुत एकदम वैसा ही गेल बच्चा होगा जिसको याद नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आता है आपका कि टाइलिन को स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, तो कौन तोड़ता है भाई? तो टाइलिन तोड़ता है। स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है? तो टाइलिन तोड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, जनन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जनन कितने प्रकार का होता है? तो 2 टाइप का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक जनन का। इसमें जनन कोशिकाएं भाग लेती है। ठीक है, युग्मक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में क्या होते हैं? इसमें जनन कोशिकाएं भाग लेते हैं युग्मक। इसमें सामान्यतः नर व मादा भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में सामान्यतः नर व मादा भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अब अलैंगिक जनन पे चलते हैं। अलैंगिक जनन, सब्र बनाए रखिए दोस्तों, मैं याद करवा दूंगा, आप घबराइए मत, एकदम मत घबराइए। साइंस में आसान कर दूंगा आपका, चिंता मत करिए। अलैंगिक जनन का बात करते हैं। इसमें नर व मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। देखिए, लैंगिक जनन जो था उसमें नर व मादा युग्मक भाग लेते थे। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि नर व मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। पौधों में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों होता है। पूछ देगा कि पौधों में कौन सा जनन होता है, ऑप्शन दे देगा लैंगिक, अलैंगिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो क्या मारना है कि पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, ए और बी। ठीक है, तो लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, पौधों में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों होता है। प्राणियों में लैंगिक जनन होता है। प्राणियों में लैंगिक जनन होता है। प्राणियों में लैंगिक जनन किस में होता है? तो प्राणियों में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एकदम धैर्य बना के रखिए दोस्तों, हम सब याद करवा देंगे। देखिए ना, आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए आप इसको अच्छे से, हमको सुन लीजिए। ठीक है, पीडीएफ को देख लीजिए अच्छे से, कहिएगा तो पीडीएफ भी भिजवा दूंगा मैं। ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं मार्क कर दूं। अब देखिए मार्क हो गया। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, ये भी पूछ सकता है भाई। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और ये होते हैं कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, विखंडन, ठीक है, पुनरुद्भवन। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, याद करवाने की गारंटी मैंने लिया है, मैं याद करवाता हूँ आपको। देखिए, ये तो याद रहेगा कि अलैंगिक जनन जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। ये दिमाग में बैठाए, पहले बैठा लिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। दो को याद करना है आपको, कायिक प्रवर्धन और मुकूलन। कौन कौन सा? कायिक प्रवर्धन और मुकूलन। ये याद हो गया आपको, कायिक प्रवर्धन और मुकूलन। अपने मन में बोलिए, कायिक प्रवर्धन और मुकूलन। ठीक है, वीडियो पॉज करके बोल भी लिया कीजिएगा। दो याद हो गया। अब आगे वाला आसान है, खंडन और विखंडन। कायिक प्रवर्धन, मुकूलन, खंडन और विखंडन, ये चार को याद हो गया। और उसके बाद बीजाणु निर्माण और पुनरुद्भवन। बीजाणु निर्माण और पुनरुद्भवन। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना है, एकदम कोरिलेट करके। कोई जरूरी नहीं कि हम देख कर, आप मन में भी आप मन में सोचिए, जो मैंने बोला वो मन में सोच लीजिए वीडियो को पॉज करके। कायिक प्रवर्धन और मुकूलन, उसके बाद मैंने क्या बताया? खंडन और विखंडन। उसके बाद क्या बताया? बीजाणु निर्माण और पुनरुद्भवन। तो ये जो 6 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। पूछेगा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। थोड़ा टफ टफ वर्ड आ रहा है दोस्तों, तो कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज करने लगिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किस में होता है? तो बायोफिलम में होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ब्रायोफिलम में होता है। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ब्रायोफिलम में होता है। और मुकूलन विधि किस में होता है? हाइड्रा में होता है। तो यही बात मैं आगे यहाँ पर लिखा हूँ, कायिक प्रवर्धन बायोफिलम में होता है, यानी कि बायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कायिक भाग से पौधा उत्पन्न होता है। कायिक भाग से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। कायिक भाग से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। कायिक भाग से, कायिक भाग से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। तो ये वाला बात, ये वाला पॉइंट पहले क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे जो पॉइंट मैं बताया, देखिए देखिए, पहले इसको क्लियर करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम लगता है तो लगने दीजिए। देखिए, बायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक भाग से पौधा उत्पन्न होता है। कायिक भाग से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। और कायिक भाग किसे कहते हैं? जड़ तना पत्ती को कायिक भाग कहते हैं, या जड़ तना पत्ती में कायिक भाग होता है। ठीक है, ब्रायोफिलम के पत्ते जिसके किनारे पर पौधे उग आते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि पत्ते में भी पौधे उग आते हैं। ये सब एरर केस में ब्रायोफिलम हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जहाँ पे होता है वहाँ की बात हम कर रहे हैं। ब्रायोफिलम के पत्ते में क्या होता है कि किनारे पर पौधे उग आते हैं। कायिक भाग किसे बोलते हैं हम? जड़ तना पत्ती को हम कायिक भाग बोलते हैं। ठीक है, उसी में कायिक भाग होता है। कायिक भाग से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, जड़ से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। तना से ही पौधा उत्पन्न हो सकता है, और पत्ती से भी तना पौधा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन पत्ती वाला हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन जड़ वाला तो देखते हैं। जड़ वाला हर जगह पे होता है जहाँ से पौधे उगते हैं। पौधे कहाँ से उगते हैं? जड़ से ही तो उगते हैं। और ईख हूँ गन्ना उन्ना में आप देखे होंगे कि जहाँ से हम काट देते हैं टहनी, वहाँ से क्या पौधे उग आते हैं। तो तना से भी उगते हैं, और कहीं कहीं पर पत्ती से भी उगते हैं। जैसे ब्रायोफिलम के पत्ते जिसके किनारे पर पौधे उग आते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफिलम में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक भाग से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं मुकूलन विधि का। देखिए, मुकूलन विधि क्या होता है? देखिए, सब चीज़ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होवे। मुकूलन विधि में क्या होता है? मुकूलन विधि क्या होता है? तो अलैंगिक जनन की वह विधि
जिसमें मुकुल के माध्यम से नया जीव उत्पन्न होता है। मुकुलन विधि किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन की वह विधि होती है ये। मुकुलन विधि क्या है? अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन क्या है? अलैंगिक जनन है। तो मुकुलन विधि वह विधि है जिसमें मुकुलन के माध्यम से नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे हाइड्रा में जनन जो होता है वो मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया अच्छे से। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, तो मुकुलन विधि से होता है जनन। ठीक है, ब्रायोफिलम में क्या होता है? तो कायिक प्रवर्धन होता है। तो अब इस सब में आप फंसेंगे नहीं। बोलेगा मुकुलन विधि किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो ब्रायोफिलम में होता है। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप इसमें डाउट भूल सकते हैं आप, इसलिए आपको मैं अच्छे से याद करवा दिया। अब आगे अब देखिए दोस्तों, दूसरा पेज समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो मैं लिखा हूँ वो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जीके दोस्तों ऐसे ही याद होगा, आप एक बार सुन लीजिएगा। जल्दी के चक्कर में जो है ना, कभी भी जीके याद नहीं हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जीके एकदम टोन पे आ जाए, मुंह पे आ जाए, तो आपको धैर्य बनाकर एक ही चीज़ को बार बार सुनना होगा। और याद करवाने का गारंटी मैं लिया हूँ, एकदम याद करवा दूंगा। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा ना, तो कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, CGL 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल ऑप्शन देते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे से याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ तो आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार का लार ग्रंथि है? करवा दिए हैं, 3 प्रकार का। एंजाइम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, करवा दिए हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। ठीक है, और ये कहाँ होता है? पौधों में होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। और ये कौन कौन से हैं? कायिक प्रवर्धन, ठीक है, बता दिए हैं। कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है। मुकुलन विधि हाइड्रा, ठीक है, 2 हो गया। खंडन, विखंडन, पुनरुद्भवन और बीजाणु निर्माण, याद करवाए थे, याद हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही बोल दिया हूँ दोस्तों कि वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, 1 घंटा प्लस ही रहेगा, लेकिन हाँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको याद करवा दूंगा, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है वही चीज़। साइंस ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अभी बच्चा वाला बात आप याद करिएगा तो उससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्चुअल याद करिए। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा याद करने में, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्चुअल याद करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ फिजिक्स का मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये हम लोग पेज नंबर 3 में घुस चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सॉरी फॉर द इंटरप्ट दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैं भी थोड़ा सा वीडियो में आ जाऊं, ठीक है, ताकि आपको भी सुनने में ठीक लगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक बात बताइए हमको, स्टार्ट करते हैं बात आगे, कहानी आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्तोलक। तो उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। तो उत्तोलक दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है दोस्तों, आप कैंची देखे होंगे, कैंची दोस्तों आप देखे होंगे,
कैंची में क्या होता है, कैंची में जो हुक लगा होता है वो बीच में होता है, और जो हम काटते हैं जहाँ जहाँ से कटता है, जैसे मान लीजिए कि हमको मिर्च काटना है, तो मिर्च काटना है दोस्तों, तो मिर्च काटना है तो क्या होगा, मिर्च काटना है तो ये दोस्तों मान लीजिए कि ये कैंची है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, कैंची है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोस्तों, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ, तो हाथ रखूँगा तो कट जाएगा, ये हाथ कट जाएगा मेरा। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये लोड रख रहा हूँ, इसको लोड बोलेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, लोड रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो में, फिर लिखा हुआ भी, वहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये लोड है, यहाँ पर लोड रखूँगा मैं, और ये जो पोर्शन है दोस्तों, बीच में जो हुक लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, है ना, आलम्ब बोलेंगे इसको, आलम्ब। जहाँ पे हुक लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। और लोड किसको बोलते हैं, लोड बोलते हैं जहाँ पर हम कोई सामान को रखते हैं काटने के लिए। और हम लोग एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हैं, आयास कहाँ पे लगा रहे हैं, जो हाथ जो है इसको आयास बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आयास, एफर्ट लगा रहे हैं। यहीं पर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, लोड क्या होगा, कट जाएगा। और सपोर्टिंग एलिमेंट कौन है, तो यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया दोस्तों, ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक हो गया। समझ में आ गया। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है कि हुक जो लगा होता है वो बीच में लगा होता है, लोड यहाँ पे होता है, एक साइड में लोड होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, आयास होता है, जिसको हम एफर्ट बोलते हैं। एफर्ट जहाँ पे हम लगाएंगे उसको आयास बोलेंगे, जहाँ पे हम सामान को काटने के लिए रखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हुक लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो ये जो होता है, ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जो प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है, ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आइए पीडीएफ में आइए, ठीक है। पीडीएफ में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, कि ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए, ये जो है ना, ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, देखिए पूरा कवर मैं कर देता हूँ। देखिए ये जो पूरा है देखिए, है ना, लोड है एक तरफ, आलम्ब है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, लोड है, यहाँ पे आलम्ब है और यहाँ पे एफर्ट है। कैंची का सेंटर बीच में होता है, अतः यह प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, ठीक है। अब देखिए आलम्ब किसको बोलते हैं, फोर्स को बोलते हैं। तो आलम्ब अगर लोड तथा आयास के बीच में होगा, ठीक है, आलम्ब जो होता है, ये जो आलम्ब है दोस्तों, आलम्ब अगर लोड एवं आयास के बीच में होगा तो वो क्या होगा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक होगा। तो इन बातों को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। काफी मार्केबल बात है। अब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपको कि कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है जो प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आता है, ठीक है। तो देखिए कैंची जो होता है वो क्या होता है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक है। झूला में भी देखिए, झूला जो बच्चे का झूलने वाला झूला जो होता है, जो कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, एक बच्चा इधर बैठता है और एक बच्चा इधर बैठता है और एक बच्चा इधर बैठता है ना दोस्तों, स्कूल में देखे होंगे, एक बच्चा इधर बैठता है और एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा ऐसे झूलेगा फिर ऐसे 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 झूलता है। तो ये भी तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया, है ना। एक तरफ एफर्ट और एक तरफ लोड, एक तरफ एफर्ट एक तरफ लोड, एक तरह से दोनों एक ही तरह का काम किया यहाँ पे इस कंडीशन में, और यहाँ पे हुक लगा हुआ रहता है। तो ये भी जो है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल है। तो कैंची और झूला जो है वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल है। हैंड पंप में भी देखिए, हैंड पंप ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, तो बीच में लगा हुआ होता है हुक, और यहाँ पर हम लोग फोर्स मारते हैं, फोर्स करते हैं, तभी तो हैंड पंप चलता है, पानी देता है एक तरफ से। तो ये सब एग्जाम्पल जो है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कैंची, ठीक है, कैंची हो गया ये आपका, झूला हो गया ये आपका, हैंड पंप हो गया आपका, सिंडासी हो गया आपका, और हिंडोला,
सिंडासी और हिंडोला, ये कंफ्यूजन कर सकता है एग्जाम में, पूछ देगा सिंडासी किस उत्तोलक का एग्जाम्पल है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीयक श्रेणी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है आपको। अच्छा, एक बात और बहुत ही मार्केबल बात है कि इसका यांत्रिक लाभ जो होता है वो एक से अधिक या कम हो सकता है। जो प्रथम श्रेणी उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ कितना हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ है वो एक से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो कोई कंडीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से बना दिया यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे आप देख लीजिए। हर चीज़ को मैं बार बार मैं रिपीट करके बनाया हूँ मैं इसको, ताकि दिमाग से स्केप किसी हर हाल में ना करे। वो पढ़ाए ही क्या जो दिमाग से स्केप कर जाए, इसलिए मैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से मैं नोट को बनाया हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखिए ये है ना, बना हुआ है ना, ये आलम क्या है, बीच में है आलम, फोर्स जिसको बोल सकते हैं, हुक जिसको बोल सकते हैं। एफर्ट हम कहाँ लगा रहे हैं, आयास जो है, एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, और लोड यहाँ पे दिया हुआ है, और लोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया आपका जहाँ पे हुक लगा हुआ रहेगा, ये आयास हो गया जहाँ से आप फोर्स करेंगे, और यहाँ पे काटने कैंची के केस में यहाँ पे कटेगा यहाँ पर, है ना, तो वो चीज़ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। अब हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में। उम्मीद करता हूँ प्रथम श्रेणी आपको याद हो गया होगा, थोड़ा समय लगा याद करवाने में, लेकिन एक बहुत कंफ्यूजन चीज़ है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक पे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है कि देखिए, जैसे कभी देखे होंगे कि कचरा उठाने वाला एक ठेला होता है, जो कि कोई आदमी जो होता है उसको एक तरफ से ठेल के लेके जाता है, कचरा उठाने वाला जिसमें चक्का लगा हुआ होता है। कहीं कहीं देखे होंगे आप, गांव में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में कहीं कहीं देखने को मिलता है। या पेपर ऊपर जो बेचता है, पेपर बेचने वाला का ठेला होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ पहिया लगा हुआ होता है, यहाँ पे है चक्का लगा होता है, और ये जो स्पेस होता है यहाँ पे, ये जो स्पेस होता है, तो ये इसी में कचरा रखाता है यहाँ पे। और यहाँ से आदमी क्या करता है, यहाँ से आदमी हाथ से खींचता है, यहाँ से आदमी क्या करता है, हाथ से खींचता है। यहाँ पे चक्का लगा हुआ रहेगा, ये बीच में जो होता है सामान रखने का एक जगह बनाया हुआ रहेगा, और यहाँ से आदमी खींचता है ठेला को, है ना, ठेल कर, यहाँ से ठेल कर खींचता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, इस तरह का जो शेप होता है जिसमें लोड बीच में होता है ना, इसको क्या कह सकते हैं, जो बीच में जो यहाँ पे जो आ रहा है दोस्तों, जो बीच में जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसी में ना सामान रखते हैं, पेपर ऊपर रखता है इसमें ठेला वाला, और यहाँ पे चक्का लगा हुआ रहता है, और यहाँ से आदमी ठेलता है। तो इस तरह, तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोड बोलेंगे, है ना। तो जब लोड बीच में होगा, जब लोड बीच में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक बोलेंगे। देखिए, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक, तीनों को समझने का अलग अलग तरीका है। जैसे उसको मैं कैंची का एग्जाम्पल देकर समझाया प्रथम श्रेणी उत्तोलक को, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक को हम ठेला का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, तभी समझ पाएंगे, है ना, तभी ना समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये जो बीच में है, यहाँ पे आप सामान रखेंगे, यहाँ पे चक्का लगा हुआ होगा, और यहाँ से आदमी खींचेगा उस चीज़ को। ठीक है, वही सब बातें हैं। तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होगा कि भार लोड बीच में होगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में क्या मैं बताया था, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में मैं बताया था, याद करिए, कि आलंब जो है बीच में होगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है, यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना।
देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे पहुँचता तो आपको समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे देखिए कि भार यानी वजन बीच में होता है, ठीक है। भार क्या होता है, वजन बीच में होता है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में, ठीक है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भार यानी लोड शक्ति तथा अलंब के बीच में होता है। उतना करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाइएगा। और सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग, सीधे एग्जाम्पल पे आइए। जैसे सरौता, सरौता आप देखे होंगे, काटने वाला होता है, तो सरौता आप देखे होंगे। तो सरौता हो गया आपका द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। एक पहिए वाली गाड़ी का तो एग्जाम्पल मैं दे ही दिया, वो क्या होगा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ठेला गाड़ी एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। और सबसे इम्पोर्टेंट, नींबू निचोड़ने का जो मशीन होता है, नींबू निचोड़ने का मशीन भी क्या होता है, वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं तृतीय श्रेणी उत्तोलक में। हाँ, यहाँ पे मैं बता दिया कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ मैं क्या बताया था उसमें, एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होगा कि उस द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में होगा कि यांत्रिक लाभ एक से अधिक ही होगा, एक से अधिक होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। सरौता, ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब क्या होगा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक यहाँ पे है, देखिए इसमें क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात भी कर लिया जाए। देखिए अब देखिए तृतीय, इसमें क्या होता है, जैसे स्टेपलर देखे होंगे आप, इसमें स्टेपलर का एग्जांपल देते हैं हम। तो स्टेपलर क्या होता है, स्टेपलर हो गया या चिमटा हो गया, इसमें क्या होता है कि शक्ति बीच में होता है। अब जैसे स्टेपलर का एग्जांपल मैं लेता हूँ, स्टेपलर में क्या होता है कि एक तरफ एक तरफ हुक लगा हुआ होता है स्टेपलर में, यहाँ पे हुक लगा हुआ होता है, यहाँ पे स्टेपलर में यहाँ पे हुक लगा हुआ होता है। और जब जब बीच में हम दबाते हैं, बीच में जब दबाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, पिन निकल कर और स्टेपल कर देता है, ठीक है। तो ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अपना हैंड है, हाथ है, तो हाथ में क्या होता है कि यहाँ पे अटैच है ना, और हम लोग लोड को पकड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो ये क्या हो गया, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे स्टेपलर हो गया, चिमटा हो गया, या इंसानी हाथ हो गया, ये सब किस श्रेणी का एग्जाम्पल है, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं, जो ताकत लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो बीच में होता है, आयास, है ना। यांत्रिक लाभ हमेशा एक से, इसमें यांत्रिक लाभ क्या होता है, हमेशा एक से कम होता है, जैसे स्टेपलर, चिमटा, इंसानी हाथ। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ है एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम हो सकता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में हमेशा एक से अधिक होगा, और तृतीय श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है, ठीक है। अब देखिए प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या होता है, कैंची, झूला, हैंडपंप, सिंडासी, हिंडोला। सिंडासी हिंडोला एक ही टाइप का लग रहा है, दोनों में डा है, तो ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल होगा। हैंडपंप, झूला, कैंची, ये सब प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल होगा। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होगा, सरौता, एक पहिए वाली गाड़ी, है ना, जिसको ठेला गाड़ी बोलते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब क्या होगा,
द्वितीय श्रेणी उत्तोलक होगा। ठीक है, अब तृतीय पे आते हैं। तृतीय में सिर्फ 3 गो है, ती से तृतीय, ती से 3। ठीक है, स्टेपलर, चिमटा, इंसानी हाथ, ये 3 गो याद रखिएगा तो आपको अच्छे आपका काम हो जाएगा। मतलब यही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है दोस्तों, लगभग 45 मिनट का हो गया है, यहीं तक इसको रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ससंजक बल लाऊंगा, कोहेसिव फोर्स लाऊंगा। सोचा तो था कि मैं 10 चैप्टर का 10 पेज करवा दूंगा अच्छे से, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा चला गया है, तो ये 4 पेज तक हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे करवाऊंगा और चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो वीडियो जो आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन एकदम अक्सर वहाँ से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पीसीएस में और किसी भी ग्रेजुएट लेवल में जो है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप खुद देख लीजिए ना, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दिमाग में एकदम बैठा दूंगा। असंजक बल समझाऊंगा आपको, आप खुद देख लीजिए, है ना। बहुत एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, ये देखने की चीज़ है। सेल्सियस पैमाना, उसके बाद फिर हीट टेम्परेचर आ जाएगा। हीट टेम्परेचर को बहुत अच्छे से क्लास लूँगा इसका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब कुछ याद करवा दूंगा आपको। तो यही सब चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।